नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपका आईटीआई का सीबीटी एग्जाम होना है और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हमने कंप्लीट सिलेबस आपको दे दिया है। 26 क्लासेज हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम नाम से, उसको जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्लास को आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। 100% गारंटी है पेपर उन्हीं क्लासेज में से होगा, लेकिन साथ ही हमने आपको प्रीवियस पेपर भी हल करवाए हैं। एक पूरा सेट हल करवाया है जिसमें 75 क्वेश्चन है, जरूर देखना, वो 2024 का है। अब आज हम हल कर रहे हैं, ये 2023 का है, 19 जुलाई 2023 का पेपर, और मॉर्निंग शिफ्ट का है। 3 शिफ्ट चलती है आपकी पर डे सीबीटी एग्जाम में। तो इसमें हम पूरा पेपर नहीं, हम इसको पार्ट्स में हल करेंगे। जैसे इसमें थ्योरी के 38 क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको थ्योरी के 38 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये 38 क्वेश्चन ओरिजिनल है, देख लो, पता तो लगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का सिनेरियो कैसा रहता है, उससे थोड़ी समझ बढ़ जाती है। तो आराम से पढ़ेंगे। चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो। इसी तरह के जितने भी क्लासेज है उन सबको देख लो। पास की मेरी गारंटी है, 80% 90% नंबर आराम से आ जाएंगे। जितना कंटेंट दिए वो देख लो। साथ ही प्रैक्टिकल पर मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ प्लेलिस्ट में। इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में वो भी है कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखी जाती है, एग्जामिनर सर को वाइवा कैसे देना है, वो सब डिटेल मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी। इसमें जो पेपर में 2023 वाले में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन है 25 और 12, तो उन क्वेश्चन का वो 37 क्वेश्चन बन जाएंगे फिर अपने, है ना। तो उन 37 क्वेश्चन का एक अलग वीडियो आपको और प्रोवाइड करवा देंगे। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अपडेट आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और क्लास आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक करो इसे, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट ही मांगते हैं आपसे, तो बिना लाइक के नहीं देखेंगे। दोस्तों को भी शेयर कर दो क्लास, ताकि जितने भी सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकें। आ जाओ, पहला सवाल वैसे ये मैंने क्लास में भी करवा दिया था, डीसी जनरेटर से संबंधित है। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ठीक है ना। देखो होता क्या है, आर्मेचर में होती है दो तरह की अमन वाइंडिंग। एक को बोलते हैं संतुलित वाइंडिंग, एक को बोलते हैं असंतुलित वाइंडिंग। दरअसल जब पिच का मान हम लोग सम ले लेते हैं तो कई बार स्लॉट खाली रह जाते हैं, और खाली स्लॉट में हमें फिर अलग से वाइंडिंग डालनी पड़ती है। उसे बोलते हैं डम्मी स्लॉट या डम्मी क्वाइल, जो आर्मेचर को यांत्रिक रूप से संतुलित करती है। लेकिन दूसरा ये होता है कि जैसे कई बार वजन एक साइड में कम एक साइड में ज्यादा हो गया, तो फिर दूसरी साइड है ना, हल्की सी वेल्डिंग करके वजन को बराबर करने का प्रयास किया जाता है, और इसे बोलते हैं डायनेमिक बैलेंसिंग। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गतिक संतुलन, या गतिज संतुलन, या गतिशील संतुलन, जो भी एग्जामिनर लिख दे। इंग्लिश का शब्द डायनेमिक ही लिखा हुआ होगा। और ये होता है, ये इसमें भी नहीं, मोटरों के जो कूलिंग फैन होते हैं, बड़ी मोटरें जो 3000 आरपीएम की चलती है, उनकी कूलिंग फैन की भी बैलेंसिंग की जाती है, और वो हमेशा डायनेमिक बैलेंसिंग होती है। ये चीजें आज पढ़ते हैं, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं और ये चीजें सामने आती है तो कहते हैं कि ये तो हमने बहुत पढ़ा था, और आज वो काम भी आती है। खैर, अब सेकेंड ईयर में पास हो जाओगे तो उसके बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, नौकरी लगोगे, नौकरी लगने के बाद फील्ड में जाओगे तो ये चीजें देखने को भी मिलेगी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कम्यूटेटर क्यों तेज स्पार्किंग कर रहा है ना। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो रही है। देखो, स्पार्किंग कम्यूटेटर पर होगी होगी, उसको हम रोक नहीं सकते। उसके पीछे कारण क्या है? कम्यूटेशन। कॉइल में धारा की दिशा परिवर्तन हो जाता है ना। थ्योरी तो बड़ी कंसेप्ट के साथ क्लियर होती है हमारी, मैंने क्लास में भी आपको डिटेल से बताया हुआ है, ये टॉपिक हो चुका है अपना वैसे। दरअसल होता क्या है कि एमएनए और जीएनए बिगड़ जाती है ना, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो ये जो एमएनए है ना, ये थीटा डिग्री आगे खिसक जाती है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। आर्मेचर करंट की इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट होती है। उससे क्या होता है कि ब्रूसों की पोजीशन बदल गई, और ब्रूसों की पोजीशन बदल जाएगी तो स्पार्किंग बहुत ज्यादा होगी। फिर हम क्या करते हैं, रोकर आर्म की सहायता से ब्रूसों को घुमाकर जीएनए और एमएनए को एक किया जाता है। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है इसको, इंग्लिश में आ सकता है इसका पूरा नाम, जीएनपी एमएनपी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लान और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लान, एमएनपी या एमएनए, कुछ भी लिख दे, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा। मैं कंटेंट के अलावा कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब वो समय है कि जितना आपको हम कंटेंट दे सकते हैं देवें, ताकि आप अपने पेपर में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है ना। तो कंटेंट देखो, एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है और बोला जाता है। मैं 2008 से इस फील्ड में टच में हूँ, तो बहुत अनुभव है, इसलिए रहा भी नहीं जाता कि चीज स्किप कर दूं। 5 मिनट में 15 क्वेश्चन करवा नहीं सकते, समय लगता है चीजें बताने में। आपको अगर तरीका पसंद आता है तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करो, शेयर करो,
लास्ट में जब क्लास कंप्लीट हो जाती है तो हमें बताया करो कि हाँ जी आपको ये तरीका जो है एक्सप्लेन करने का वो कैसा लगा। सवाल पर आइए, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर लगता है, इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी करता है, ये इन्वर्टर का सिंबल मान लो, है ना। तो इसमें आउटपुट साइड में हम लोग ट्रांसफार्मर रखते हैं। तो दरअसल ये जो एसी आती है ना, ये एसी एम्पलीफायर से मिलती है और यहाँ ट्रांसफार्मर लगा करके यहाँ फाइनल आउटपुट लेते हैं। तो ये जो एम्पलीफायर से आउटपुट आती है ना, ये लो एसी होती है और हमें चाहिए कम से कम 240 वोल्ट। तो उसको स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से जो एसी उसको मिला था उसको स्टेप अप करने के लिए काम में लेते हैं, ताकि हमारा इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर काम कर सके। ठीक है, इन्वर्टर का देखो यहाँ काम भी पता लग गया, ये भी पेपरों में क्वेश्चन आता है अपने, है ना, कि इन्वर्टर का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर जो है वो, अगला सवाल देखो, इन्वर्टर डीसी को एसी करता है, याद रखना। सवाल देखो, वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, इसका नाम क्या है? देखो वोल्टेज ड्रॉप आपको दिखाया है और इसको आपको थोड़ा अच्छे से देखना है। ये डीसी जनरेटर का है आपका ग्राफ, एक तरह से समझ लीजिएगा इसे बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ भी जाएगा, है ना। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, तो यहाँ पर रहता है दरअसल हमारा ईएमएफ, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो वोल्टेज घट करके आ जाती है यहाँ तक। तो ये जो दो अंतर मिलते हैं ना, इसमें एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष ड्रॉप और एक को बोलते हैं अप्रत्यक्ष ड्रॉप, ठीक है ना। सबसे पहले जिसको बोलते हैं उसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन और दूसरा जो है उसको बोलते हैं आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो एग्जामिनर महोदय ने यहाँ एक्स लिखा है, मान लीजिए कि इस बार अगर एक्स यहाँ लिख दे तो आप दोनों याद रखो भाई, अब एग्जाम में क्वेश्चन बदलने लग गए हैं, थोड़ा चेंजेस करने लग गए हैं, अब सेम टू सेम नहीं छाप रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंसेप्ट के साथ भी चीजों को पढ़ लो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है और ये आपका आर्मेचर रिएक्शन है। दो कारणों से डीसी जनरेटर में वोल्टेज घटती है लोड पर, यानी हमने बिना भार के मापा तो 250 दिखा रहा था, लेकिन बाद में हमने देखा तो वो तो 230 ही देने लग गया। तो इसके दो कारण होते हैं, ठीक है ना, याद रखना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जहां पर एक्स लिखा हुआ है वो क्या है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप है। लेकिन अगर इस बार एक्स को हटा करके नीचे डायग्राम देखना, थोड़ा माइंड क्लियर रखना, थोड़ा सा माइंड क्लियर रखोगे ना तभी चीजें आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो गलतियां हो जाएगी। गलतियां ना हो इसके लिए हमने आपको एप्लीकेशन पर मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया है मेरे दोस्त। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपको क्या मिलेगा वो मैं डिटेल बता देता हूं। देखो सेकंड ईयर एग्जाम के लिए हमने आपको एक स्पेशल मॉडल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग सबके टेस्ट प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही 75 क्वेश्चन के मॉडल टेस्ट सेट भी आपको दिए हैं, यानी पूरा एग्जाम ओरिएंटेड। इससे आपको पता लग जाता है कि हम टाइम पर हल कर पाएंगे कि नहीं। दूसरा, कई बार हम क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें जब क्वेश्चन सामने आता है तो पता रहता है कि कौन सा था यार भूल गया, कौन सा था यार भूल गया। तो जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं, इसके लिए पहले प्रैक्टिस करो। टेस्टों को आप बार बार अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां नहीं होगी। साथ में हमने आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं, जैसे अभी आपको हल करवा रहा हूँ, ये वहाँ पीडीएफ रूप में है। हमारे आईटीआई में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल के पेपरों से रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ये मॉडल टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल है और 100% आपको ये पास करवा देगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ज्वाइन करना है। मिलेगा कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करके ऐप ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, इतने सारे सेक्शन आएंगे। इसमें ये रहा आपका सेक्शन आईटीआई सीबीटी एग्जाम नाम से, और इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले सेक्शन आपके सामने आ जाएंगे। दरअसल उसमें क्या है कि गलतियां होने के चांसेस नहीं रहते। तो ज्वाइन करो और प्रैक्टिस करो। अब आ जाओ अपने वापस पेपर पर। ये वाले सारे पेपर उसमें डाल रखे हैं, 2024 के, 2023 के। देखो आपका जो सीबीटी एग्जाम है ना, पर डे 3 शिफ्ट होती है और लगभग 10-12 दिन चलते हैं, 30-35 पेपर होते हैं। हमें बच्चे सेंड करते हैं, जितने मिलते हैं ना तो इकट्ठे कर करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? एक तो इसका पूरा नाम याद रखो, किस किस को याद है पूरा नाम बता दो, देखिए याद है तो। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पूरा नाम है इसका, ठीक है ना, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज बताता हूं, अगर भूल जाओ कि एप्लीकेशन कौन सा है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर या मोस्ट सिंपलेस्ट आंसर होता है मोटरों की स्पीड कंट्रोल लिख दिया करो, चाहे एसी मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो।
थायरिस्टर सर्किट लगते हैं डीसी में। आजकल थायरिस्टर की जगह हम लोग ट्राइक और एससीआर का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि ये दोनों भी थायरिस्टर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो एससीआर का हम सबसे ज़्यादा मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ओसिलेटर बनाने के लिए यूजेटी का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी वाइब्रेटर ओसिलेटर का ही एक प्रकार है। एम्पलीफायर बनाने में क्या किया जाता है, ओसिलेटर के साथ पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, बस और कुछ नहीं है। ओसिलेटर को पॉजिटिव फीडबैक दे दो, वो एम्पलीफायर बन जाएगा। और ओसिलेटर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यूजेटी का इस्तेमाल करते हैं रिलैक्सेशन ओसिलेटर के लिए। मल्टी वाइब्रेटर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का ही प्रकार है। अगला सवाल, ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का काम क्या है? सीक्वेंशियली जो कंट्रोल किए जाते हैं ऑपरेशन, जितने भी अनुक्रमिक प्रणालियां, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रियोस्टेट ऑटो कट आने लग गया, डीसी मोटरों में आर्मेचर का रेजिस्टेंस ऑटो कट सिस्टम आजकल आने लग गया, मोटर स्टार से डेल्टा में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। ये सारे के सारे काम हमारे टाइमर के द्वारा ही करवाए जाते हैं। वर्तमान में टाइमर का बहुत इस्तेमाल है। दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक एन और एक एन सी, ऑन डिले ऑफ डिले, सब तरह के टाइमर्स आते हैं। हमारे उस मोटर में जो लगता है वहां इसका काम होता है मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना। अब ये किस बच्चे की आंसर सीट है पता नहीं, इतना इजी क्वेश्चन देखो गलत करके आए। ये जो ब्लू वाला है ना, ये आपका चूज किया हुआ आंसर रहता है, ग्रीन वाला वो है जो सही होता है। उसने क्या किया, ओवरलोड पर ट्रिप करवाना। ओवरलोड पर ट्रिप करवाना इसका काम नहीं है। इसके लिए मोटर में थर्मल ओवरलोड रिले लगती है। क्या लगता है, थर्मल ओवरलोड रिले, उसका काम है ये। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे इजी क्वेश्चन कैसे कर देते हो। अल्टरनेटर के इस भाग का नाम क्या है माय डियर, अगेन एंड अगेन ये बता चुका हूं। मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपको ये ना भी दिखाऊं ना, तो भी आप उत्तर कर सकते हो। अल्टरनेटर में दो तरह के रोटर होते हैं, एक बेलनाकार रोटर होता है और एक सेलिएंट पोल रोटर होता है। तो ये सेलिएंट पोल रोटर ही है, बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। कौन सा है, सेलिएंट पोल रोटर है। इसकी क्या विशेषताएं होती है, विशेषता ये होती है कि लंबाई कम होती है और व्यास अधिक होता है। ठीक है ना, कहाँ काम में लेते हैं, ज्यादातर निम्न गति वाले अल्टरनेटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में आ सकता है पेपर में। सेलिएंट पोल रोटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, निम्न गति के लिए किया जाता है। पोल की संख्या बहुत होती है, 20 के आसपास पोल होते हैं। ठीक, अब ये जितने भी फीचर दिख रहे हैं, सिलेंड्रिकल का उल्टा कर दिया करो। बेलनाकार में लंबाई ज्यादा व्यास कम, बेलनाकार उच्च गति के लिए इस्तेमाल, बेलनाकार थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल, बेलनाकार में दो पोल होते हैं। सारा पढ़ लो भाई। देखो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको लगता है कि गुरुजी टाइम कम है, वैसे तो मैं समय रहते ही करवा रहा हूँ, आज करवा रहा हूँ, अभी तो एग्जाम में आपके 20 दिन पड़े हैं, लेकिन आप एग्जाम के पहले दिन अगर इसको देख रहे हैं तो फिर स्पीड डबल कर लो और फटाफट देख लो भाई। अगला सवाल देखो, पवन ऊर्जा शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? ये तो अभी क्लास करवाई थी उसमें भी था। सबसे बड़ी चीज होती है कि विंड पावर जो है ना, वो स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है और नियत नहीं है। हवा चल रही है तेज तो भी खराब, यानी मौसम खराब तो बंद भी हो जाती है कभी भी। एक तरह से पीक लोड प्लांट की श्रेणी में आता है ना, यानी मौसम खराब हुआ तो ये भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, स्थिर नहीं है। जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट है, सर्दी गर्मी धूप बरसात कभी भी उसको यूज ले लो वो चल जाता है। लेकिन सोलर विंड, इन सब की कमियां क्या है, ये मौसम आधारित है, और अगर मौसम खराब हो गया तो इनकी आउटपुट भी एक तरह से स्टॉप हो जाती है। चलो मेरे दोस्त, कैपेसिटर मोटरों के 3 डायग्राम आएंगे, तीनों याद कर लो यार, मैं तीनों इसी में ही बनवा देता हूँ आपको। हर साल कैपेसिटर मोटरों का डायग्राम आता है, हर साल। आपका किस्मत ने साथ दिया तो इस बार भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाली कौन सी मोटर है, नाम से ही पता लग रहा है, दो सॉरी डायग्राम देखते ही पता लग रहा है, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो डबल कैपेसिटर मोटर हो गई। पूरा क्या नाम है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। लेकिन कुछ में क्या किया जाता है, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं देगा आपको, सिर्फ इतना ही देगा। तो ये हो गई परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसमें कैपेसिटर परमानेंट रूप से लगा रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा उसमें, जैसे हमारे छत पंखे में होती है। और कुछ मोटर ऐसी होगी जिसमें ये वाला नहीं होगा, ये इतना सेक्शन होगा। तो 75% से ज्यादा स्पीड जैसे ही जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटेगा, वो कैपेसिटर को भी हटा देगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी हटा देगा। वो कहलाती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। 3 डायग्राम है, तीनों मोटरों के डायग्राम को पढ़ लो, काम आ जाएगा। और ये आपकी डबल कैपेसिटर मोटर है, मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें ज्यादा रुकने की जरूरत थी क्या। तीनों पढ़ लेना भाई, 1 2 और 3।
बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मुझे बताना कि हाँ जी मुझे तीनों डायग्राम आते हैं, कमेंट करके जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो। न जाने तीनों में से कौन सा आ जाए, और आएगा पक्का, मानकर चलना लगभग कंफर्म जैसा ही लग रहा है। सवाल देखो, जनरेटर कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो भाई जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ, इसका सिद्धांत पूछा जा सकता है, तो सिद्धांत मुझे आप कमेंट करके बता देना। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? किसको नहीं आता है ये भी तो जानना है ना। अगला सवाल देखो, एन चैनल प्रकार का जेएफईटी गेट टर्मिनल कैसा होता है? पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दरअसल इसका एक और प्रकार होता है, उसको बोलते हैं मोसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, इसमें तीन सिरे होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। तो गेट की रिवर्स बाइसिंग होती है, लेकिन अकेले गेट की नहीं होती, गेट और सोर्स दोनों को रिवर्स बाइस देते हैं अपन। क्या करते हैं? गेट और सोर्स दोनों को रिवर्स बाइस किया जाता है। यहाँ पर गेट सोर्स के साथ रिवर्स बाइस होता है, पश्च बाइसिंग होता है। पश्च अभिनति होती है, अभिनति बोल दो या बाइसिंग बोल दो, एक ही बात है। अगला सवाल, पैनल बोर्ड में कौन सी डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाती है? ध्यान से सुनना, पैनल बोर्ड की बात कर रहा है। पैनल में चाहे ओवरलोड हो जाए चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसके लिए हम लोग एमसीबी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एमसीबी लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लेकिन ध्यान रखना, अगर मोटर में ओवरलोड से कौन बचाता है, ये सवाल आ जाए, तो ओवरलोड के साथ साथ ओवर हीटिंग से भी बचाता है, और इसके लिए फिर थर्मल ओवरलोड रिले लगती है। मैं रुक क्यों रहा हूं यहाँ पर, अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। अभी इसने सवाल पूछा है वो पैनल बोर्ड का है, कंट्रोल पैनल की वायरिंग का है। अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में से सवाल पूछ लेना कि ओवरलोड से कौन बचाता है, तब आपको ओवरलोड रिले करना है, ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन तब करते जब पैनल शब्द हटा करके इंडक्शन मोटर लिख देता। समझ रहे हो मेरी बात को? इंडक्शन मोटर में थर्मल ओवरलोड रिले होती है और पैनल में आपका एमसीबी होता है। सवाल अगला देखो, ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया? देखो ड्राइव होते हैं अलग अलग प्रकार के, प्रचलन के आधार पर ड्राइव होते हैं तीन तरह के। एक तो है निरंतर ड्यूटी वाला, दूसरे को बोलते हैं इंटरमिटेंट ड्यूटी, इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर चलने वाला। तीसरे का नाम है शॉर्ट ड्यूटी, शॉर्ट ड्यूटी को हिंदी में बोलते हैं लघु अवधि, यानी थोड़े समय के लिए चले बस। जैसे 4-5 घंटे में से 15 मिनट चला, फिर 3 घंटे बंद रहा, फिर 20-1 मिनट चला, फिर 5 घंटे बंद रहा, ये शॉर्ट ड्यूटी कहलाता है। तीन तरह का होता है प्रचालन के आधार पर। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ऑपरेशन को हिंदी में प्रचालन बोलते हैं। प्रचालन के आधार पर तीन प्रकार, निरंतर ड्यूटी, रुक रुक कर ड्यूटी, लघु ड्यूटी। इंग्लिश बोलूं, कंटिन्यूज, इंटरमिटेंट और शॉर्ट ड्यूटी। बताओ समझ में आया क्या? ड्राइव के टोटल 5 प्रकार होते हैं भाई, ठीक है ना, इंडिविजुअल और ग्रुप ड्राइव, ये हो गया ग्रुप के आधार पर। फिर मैनुअल, ऑटो और वो 3-4 प्रकार जो है वो ऑटोमेटिक बेस पर हो गए। सवाल समझ में आ रहा है? इंसुलेशन प्रतिरोध वाला अभी करवाया भाई, है ना। मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध, रोधन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ये हम मेगर से टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार आ जाता है पेपरों में। एक बार डीसी वाइंडिंग की तरफ से आ जाता है, एक बार एसी वाइंडिंग की तरफ से आ जाता है। क्या कहता है? कॉइल पिच का मान पोल पिच से कम है अगर। पोल पिच क्या होती है ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो स्लोट बटे पोल से निकलती है, ये तो होती है पोल पिच। जैसे मान लो 24 स्लोट और 4 पोल है, तो पिच कितनी आई? 6। अब ये तो सम हो गई, अगर इस पर करेंगे तो वाइंडिंग अनबैलेंस हो जाएगी। हम क्या करते हैं फिर, पोल का मान पिच का मान विषम लेकर करते हैं, तो पिच कितनी ले ली? 5। तो ये कहलाती है कॉइल पिच, है ना। तो इस वाइंडिंग को हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं या शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट पिच वाइंडिंग या शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। मान लीजिए कॉइल पिच पोल पिच से ज्यादा हो जाए तो उसे बोलेंगे लॉन्ग कोर्डेड वाइंडिंग, और अगर दोनों बराबर है तो उसे बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग। यानी पिच के अनुसार वाइंडिंग तीन तरह की होती है, फुल पिच, लॉन्ग पिच और शॉर्ट पिच। तो तीनों याद रख लेना, और तीनों का मैं चाहता हूं एक बार कमेंट फिर से कर दो, है ना, लेस देन मोर देन वाला निशान लगा करके। जो अच्छे से कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा भाई। तो मैं आपका देखना चाहूंगा तैयारी का लेवल आपका कैसा है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ना 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर इसने लिख दिया एकल चरण प्रेरण मोटर का सिद्धांत क्या है, इसी की जगह विभक्त कला प्रेरण मोटर आ जाएगा। स्प्लिट फेज भी लिख देगा इसको, क्योंकि स्प्लिट फेज जो है वो सिंगल फेज को ही बोलते हैं, और ये लेंज के नियम पर आधारित होती है, क्योंकि घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रोटर घूम जाता है। याद है ना सबको, नॉर्मल सा ही है। आगे देखो, पूछ रहा है कि ये प्रतीक किसका है। न जाने कितनी बार बता चुका हूं, फिर बना करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनना।
अगर ऐसे एक आयताकार बॉक्स आ जाए और इसके अंदर इतना सा लिखा हुआ हो तो ये स्टार्टर का प्रतीक है। अब इसके अंदर गुरुजी क्या लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा स्टार्टर कौन सा है। जैसे सुनना ध्यान से, अगर अंदर यहाँ पर लिख दिया हो DOL तो ये DOL स्टार्टर है। अगर यहाँ पर उसने स्टार डेल्टा का सिंबल बना दिया हो तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अगर यहाँ पर उसने ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है। अगर यहाँ पर उसने रियोस्टेट बना दिया हो तो वो हमारा रोटर रियोस्टेट यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है। बताओ बात समझ में आई क्या? आ सकता है पेपर में, डायग्राम है, सर्किट डायग्राम छोड़ना नहीं है। देखो जितने भी ये सिंबल वाले, डायग्राम वाले, पिक्चर वाले है ना, एक एक इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर हो गया, और स्टार डेल्टा का भी आ सकता है, DOL का भी आ सकता है। ध्यान रखना, अभी इस बच्चे का गलत हुआ है, देखो इसने DOL कर दिया। अरे भाई DOL में साफ साफ लिखा हुआ होगा DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और स्टार डेल्टा में स्टार डेल्टा बना होगा। सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? ये अभी कल अपनी क्लास हुई है, सर्किट ब्रेकर और रिले वाली, क्लास नंबर 26, जो लास्ट CBT क्लास थी वो यही तो है। आराम से बताया है ना, ABCB बोलते हैं इसको, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम है। यहाँ पर इसमें एक एयर चेंबर बना रहता है, कंप्रेसर होता है जो एयर का प्रेशर मेंटेन रखते हैं, और वो उसको क्या कराते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, जहाँ से वो ऊपर नीचे होता है, बंद होता है। प्रेशर जो है ना वो ऑटो मेंटेन होता है। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा ना तो ये अपने आप बंद हो जाता है, मतलब वो ऑपरेट नहीं होगा। अगर फाल्ट आए तो भी ऑपरेट नहीं होगा। खैर इस पर मैंने डिटेल बोल दिया था तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। मतलब जो क्वेश्चन वापिस आ रहे हैं, तब मुझे लगता है कि उन पर थोड़ी बहुत हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। जनरेटर में ब्रूस बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? ब्रूस कार्बन और ग्रेफाइट के बनते हैं। पता है क्यों लेते हैं? क्योंकि ये खुद सेल्फ ल्यूब्रिकेंट होता है, इसके बारे में ये कहा गया है। और सेल्फ लुब्रिकेंट का फायदा क्या है कि जब वो कम्यूटेटर के साथ रगड़ती हुई सरफेस बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, कम्यूटेटर घिसता नहीं है और ब्रूस भी जल्दी नहीं घिसते हैं। ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइट के होते हैं। हाँ, थोड़ा हाई करंट वाला पूछ लेना तो ध्यान रखना। उच्च धारा घनत्व का अगर आपसे पूछे ना, तो उच्च धारा घनत्व में ब्रूस कॉपर के होते हैं, तांबे के बनते हैं। वो डिटेल अगर आ जाती है तो मान लीजिएगा। और एक ये SCR वाला बार बार आ ही रहा है, हर साल आया है ये तो पेपरों में। वैसे तो ये 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, लेकिन प्रत्येक जो इसमें लगा हुआ है ना वो SCR है। कैसे पता लगा? ये गेट सिरा है, ये एनोड है, ये कैथोड है ना, ये पट्टी वाला कैथोड है, ये नीचे से जो जा रहा है ये एनोड है। तो एनोड, कैथोड और गेट राम के 3 सिरे हैं, तो वो SCR में ही होते हैं। अब बच्चे का देखो इसका गलत, इसने ये भी रोटरी कन्वर्टर कर रखा है। कितनी गलतियां करी है इसने तो, पता नहीं नंबर, मतलब पढ़ी हुई चीज सामने आ रही है। ये तो हमने क्लासों में आपको करवाया है बार बार। भाई मैं ये मानता हूं कि अगर कोई भी चीज पढ़ी हुई आपके सामने वापस आ जाए ना, तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। और ये एम्पलीफायर वाला देखो बार बार करवा रखा है, कौन सा है? कॉमन एमीटर है कि नहीं है? एमीटर आपका सब जगह काम में लिया जा रहा है, ये देखो ये रहा, है ना। तो ये आपका, इसने कॉमन कलेक्टर कैसे लिख दिया? ये तो आंसर की में ही गलत है भाई। देखो ये इनपुट सिरा है, ठीक है ना, और ये आपका आउटपुट में आ रहा है ना। ओके, ठीक है, कॉमन कलेक्टर नहीं है भाई, तार जोड़ने में थोड़ा फर्क रखा है। देखो इसने, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये अगर कलाकारी कर दें तो एग्जामिनर को हमें यहीं से ही समझने की जरूरत है। ये वाली तार जो है ना यहाँ ले गए इस बार कलाकार, देखो अगर ये चीज यहाँ जोड़ देता ना, ये वाली, तो ये कॉमन एमीटर होता आपका। क्योंकि एमीटर जो है वो आउटपुट में भी हो गया और इनपुट में भी हो गया। अभी आपका जो है वो क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो कलेक्टर सिरे के साथ जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये आउटपुट जो है वो भी कलेक्टर से ले रहा है ना, एमीटर और कलेक्टर के बीच में आ रहा है, और बेस और कलेक्टर के बीच में आप उसका इनपुट ले रहे हैं। तो ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है आपका, और ये इस बच्चे का भी सही है, और आंसर की में भी आपको सही दिया गया है। अगला सवाल देखो, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? कंट्रोल पैनल में ग्रोमेट, डिनरेल, PVC चैनल, गेटवे, ये सारे दिखाएंगे। ये केबल बाइंडिंग स्ट्रेप है। वैसे तो केबल टाई बोलते हैं हम लोग तो इसे, इन्होंने नाइलॉन केबल टाई दिया हुआ था पर ऑप्शन सही नहीं माना। ये होता है तारों को गुच्छा करने के लिए। जब रेस वे में से बहुत सारी तारें एक साथ जा रही हो ना, जैसे यूं 4-5 मान लो ये वाली, तो इन सबको एक करके ऐसे बांध दिया। इसमें एक गुंडी सी लगती है, यहाँ डाल देते हैं, ये रही वो गुंडी सी। ये कंट्रोल पैनल में खूब होती है, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये भी बार बार ही आ रहा है ना। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं? तो ऑटो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। और एक होता है सर्वो स्टेबलाइजर, तो सर्वो स्टेबलाइजर में होता है टोरॉइडल ट्रांसफार्मर। वो नहीं दिया क्या इसने? मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर। 2 क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। टोरॉइडल ट्रांसफार्मर में कोर जो होती है ना वो टोरॉइड प्रकार की होती है, उसकी शेप होती है डोनट प्रकार की। कैसी शेप होती है?
डोनेट टाइप की शेप होती है, उसको ध्यान में रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो, किस प्रकार की वाइंडिंग तार सबमर्सिबल मोटरों के लिए होती है? सबमर्सिबल पानी में डूबकर काम करती है ना, इसलिए उसके लिए पीवीसी इंसुलेटेड होता है, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर होती है। ये क्वेश्चन बहुत हमने पहले ही करवा रखा है, लगभग मतलब आया था। देखो आपको सीबीटी एग्जाम में क्या चाहिए, 38 क्वेश्चन आएंगे और 6 + 6 वो आएंगे 12, यानी टोटल 50 आएंगे। 50 में से 17 क्वेश्चन सही करने हैं, और अगर ध्यान से पढ़ लोगे ना तो 17 क्वेश्चन थ्योरी में ही हो जाते हैं। अगला सवाल, जनरेटर की इस फील्ड का नाम क्या है? देखो आपस में तो जुड़ी हुई है नहीं, तो लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लो कि दोनों वाइंडिंग का, ये वाइंडिंग और इस वाइंडिंग का दो सिरे है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड बोलते हैं ना। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ी नहीं, पता नहीं कहाँ जुड़ी हुई है, आर्मेचर पे जुड़ी हुई है कि लॉन्ग में एक शॉर्ट में। तो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल देखना था, दोनों का सेम दिशा में था, इसलिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड है। ये क्वेश्चन मतलब क्लासेज में करवाए हुए हैं, कोई नया क्वेश्चन आया नहीं था हमारे लिए। अब कह रहा है कि औद्योगिक अनुप्रयोग में सिक्वेंशियल कंट्रोल की आवश्यकता हमें क्यों होती है? हम एक के बाद एक चीजों को सीक्वेंस में क्यों कंट्रोल करते हैं? इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ती है, चीजें खराब नहीं होती। मोटर को सीधे डेल्टा में चलाओगे, जलने की रिस्क रहेगी, लेकिन पहले स्टार फिर डेल्टा चलाएंगे। टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन, परिचालन की सटीकता बढ़ाने के लिए होता है। और पिच फैक्टर की गणना करने के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है, तो वो अभी जो मैंने आपको बताया था, पिच के अनुसार वाइंडिंग 3 तरह की थी ना, फुल पिच, लॉन्ग पिच और शॉर्ट पिच। तो उसमें यही होता है कि पिच फैक्टर कैसा आएगा, तो शॉर्ट पिच में पिच फैक्टर इकाई से कम होता है, लॉन्ग पिच में ज्यादा होता है, और फुल पिच में बराबर होता है। तो वो कैसे निकाला जाता है? वाइंडिंग पिच और पोल पिच का अनुपात होता है। वाइंडिंग पिच वो होती है जिस पर आपने वाइंडिंग कर दी, और पोल पिच वो है जिसको आपने कैलकुलेट किया स्लोट बटे पोल से। जैसे 24 स्लोट है और 4 पोल है, तो पोल पिच का मान कितना आया? 6। तो पोल पिच गणना से ली जाती है, और वाइंडिंग पिच या कॉइल पिच वास्तविक होती है जिस पर हमने वाइंडिंग की थी। अगला सवाल, फुल लोड पर 10 एचपी 3 फेज मोटर चलाने के लिए फ्यूज की रेटिंग कितनी होगी? पहले तो देखो 10 एचपी मोटर की एफएलसी फुल लोड करंट कितनी होगी, तो ध्यान रखना है 1 एचपी की मोटर फुल लोड पर 1.5 एम्पियर करंट लेती है, तो 10 एचपी की मोटर का करंट कितना हो गया? 15 एम्पियर। अब फ्यूज जो लगता है ना, वो भी उसकी निर्धारित धारा का लगभग 1.5 गुना लगता है, तो 15 का 22.5 हो गया। तो 22.5 का फ्यूज आता नहीं है, फ्यूज आता है 25 एम्पियर का, इसलिए हम 25 एम्पियर ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है ना? सवाल समझ में आ गया? कैलकुलेशन वाले सवाल मत छोड़ो भाई। इन्वर्टर का काम क्या है, ये पहले अभी चर्चा हो चुकी है। पहले उसने पूछा था कि इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर का काम क्या है, मैंने तभी आपको बोल करके बता दिया था कि ये वहां पर क्या काम करता है, तो डीसी को एसी करता है। इन्वर्टर अगर आ जाए तो वापस करेंगे। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में इसका नाम क्या है? देखो ये है मोटर के स्लोट, ठीक है ना। तो स्लोट में क्या होता है कि सबसे ऊपरी हिस्सा, मैं आपको नीचे से ऊपर की तरफ ले चलता हूँ, चलो मान लीजिए ये स्लोट है, तो स्लोट में ना सबसे पहले पेपर डाला जाता है एक अंदर की तरफ, और इन पेपर को दोनों तरफ से मोड़ देते हैं। मोड़ने वाले भागों को, प्रक्रिया को बोला जाता है कफिंग। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे अपन कॉइल। अब ये कॉइल ऊपर की तरफ ना निकल जाए, इसलिए बांस के बने हुए फच्चर डालते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेजेज। पेपर में सवाल आ चुका है, मोटर में मोटर वाइंडिंग में वेज किसके बने होते हैं, तो वेज बेम्बू यानी बांस के बने होते हैं। तो अब हमें रिवाइंडिंग करनी है, तो सबसे पहले ऊपर वाले उस वेजेज को ही हटाते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम है रिमूविंग वेजेज, यानी वेज को हटाना। किसके बने होते हैं वेज? दोबारा बताना, देखिए मैंने बता दिया है आपको, और याद किस किस को रहा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति किसे बोलते हैं? घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है ना मोटर में, स्टेटर में ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जैसा प्रभाव पैदा करता है। ये कंसेप्ट मैं बेसिक समझाता हूँ, 50 मिनट की एक क्लास होती है, ऐप में आपको मैंने दे रखा है, तो यहाँ ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, और इसकी गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू 120 बटा पोल होता है, सिंक्रोनस गति आ जाती है। ये भी पेपर में सवाल आ चुका है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है ना। रोटर और स्टेटर के बीच में जो सापेक्ष गति होती है ना, उससे तो स्लिप गति कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। अगला सवाल, स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? देखो ये होती है किस्मत, मैंने कहा था ना, और मैं बार बार बोलता आया हूँ, अब बहुत सारे बच्चे मानेंगे भी इस चीज को। मैं कहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 बार आ जाता है, ये देखो वो रहा 2 बार, एक ही पेपर में है कि नहीं। पहले क्या पूछा था? एकल चरण मोटर का सिद्धांत क्या है, अब क्या पूछ रहे हैं? स्प्लिट चरण मोटर का सिद्धांत क्या है? आंसर सेम है, 4 नंबर दे दिए एक ही क्वेश्चन ने। तो पास होना इतना मुश्किल नहीं है, नंबर अच्छे बनने चाहिए। सबमर्सिबल मोटर को रिवाइंड करने के लिए कौन सी वाइंडिंग काम में लेते हैं? वापस आ गया देखो,
ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। देखो इससे पहले ये भी तो आया था, पीवीसी कवर्ड वाला करवाए है ना, मैं रिवाइज करा दूंगा, दोबारा बता दूंगा। हाँ, और ये मैं पहले बोल चुका हूँ। ओसिलेटर में दोलन या तरंग बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट लगाते हैं? तो मैंने क्या बताया था, ओसिलेटर में हम फीडबैक ही तो देते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक देते ही लगातार ओसिलेशन करने लग जाता है ना। एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक दे दो, वो ओसिलेटर बन जाता है। और अगला सवाल, एफईटी का मुख्य उपयोग क्या है? तो एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ध्यान रखना। एक होता है हमारा बीजेटी, जिसके एनपीएन और पीएनपी दो भाग होते हैं ना, तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, ध्यान रखना। ये क्या चीज है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पूरा नाम होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और अगला सवाल, अल्टरनेटर में कोण अल्फा का मान 30 डिग्री है, 36 स्टार्टर स्लो 4 पोल मोटर के लिए पिच फैक्टर का मान क्या है? अब हमारे लिए तो इसने सवाल को सही करके ही दे दिया। पिच फैक्टर का मान होता है कोस अल्फा बटे 2। अल्फा का मान कितना है? 30 डिग्री। 30 में 2 का भाग देंगे 15, यानी कोस 15 डिग्री का मान निकाल दो। ये कैलकुलेशन करके याद रख लेना भाई, ये सवाल मैंने 2-3 बार करवा दिया है पहले आपको। तो कोस 15 डिग्री का मान 0.965 होता है, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास ऑप्शन नहीं आएंगे। और अगला सवाल, ड्राइव सिस्टम में सेंसर कौन सा लगाते हैं? देखो ड्राइव क्या होते हैं आजकल, एएफडी, वीएफडी और वीवीवीएफडी। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब मोटर की गति कंट्रोल करने के लिए होता है। तो स्पीड सेंसर ही लगाएंगे हम उसमें, जो स्पीड को सेंस करेगा, हमें फीडबैक देगा, और हम क्या करेंगे? स्पीड को कंट्रोल करेंगे। और अगला सवाल, डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए सप्लाई तो 415 वोल्ट और 240 वोल्ट हम देते हैं। 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था। बस मेरे दोस्त, 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्लास यहीं रोक रहा हूँ। और जो पढ़े थे लगभग वही क्वेश्चन है, बताओ समझ में आया कि नहीं? प्लीज बिना लाइक के नहीं जाएंगे। आप भी सब्सक्राइब करो चैनल। किस किस ने पूरा देखा 38 क्वेश्चन, पहले तो ये कमेंट करके बताओ। लाइक किए बिना नहीं जाएंगे, सब्सक्राइब आप भी कर लो, दोस्तों से भी करवा दो। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के करीब हैं, आप करवा सकते हो। शेयर कर दो, बच्चा क्लास देखेगा, अपने आप सब्सक्राइब करेगा, ये हमारा विश्वास है। कंटेंट ऐसा देंगे 80% 90% नंबर आप लेकर आओगे, पास की फुल गारंटी है। बस इन यूट्यूब क्लासेज को आप देखो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करके उससे प्रैक्टिस कर लो, गलतियाँ नहीं होगी। बहुत धन्यवाद।